गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था उसमें कई बच्चों को दिक्कत थी कि थोड़ा हायर लेवल का हो गया, तो मैं थोड़ा सा ना 10th NCERT के अकॉर्डिंग मैं वो चैप्टर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँगा, तो थोड़ा देखते चलना। आप कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके इंट्रो में क्या कहा गया कि भाई इंट्रो में कहा गया कि नेचर के अंदर जब पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बात करी तो नेचर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं अपने को मिले, कहने का मतलब। तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट मिले तो उन एलिमेंट, हर एक एलिमेंट या ईच एलिमेंट के बारे में हमें स्टडी करने में क्या हुई भाई, दिक्कत होने लग गई, डिफ़िकल्टी आने लग गई कि भाई मान लो कि 50 एलिमेंट अगर मिलते हैं मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 63 एलिमेंट स्टार्टिंग में मिले जब मैंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तब। तो 63 एलिमेंट के बारे में अगर मैं एक एक एलिमेंट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या किया कि इस चैप्टर के अंदर उन ऑल एलिमेंट्स को एक टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और मास के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ताकि मैं उन कंप्लीट एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर सकूं, क्लासिफिकेशन कर सकूं और उनको क्या कर सकूं, मैं समझा सकूं। तो कहने का मतलब यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को हम इंडिविजुअली जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नॉट एक्सप्लेन इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, बोला एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल के आधार पर। ठीक है, तो अब इस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए कुछ हमने अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ उस पर वर्क किया। तो उस वर्क को समझने के लिए क्या किया कि भाई सबके अपने अपने स्टेटमेंट आए कि भाई अगर आप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट मिले अगर इनको इस तरीके से अरेंज करोगे तो ये प्रॉपर्टी मैच करेगी, इनको इस तरीके से अरेंज करोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो वहाँ पर एक टॉपिक टर्म वहाँ पर उसने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, was earlier attempts to classify element। ठीक है, मतलब यहाँ पर एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके मास के आधार पर कुछ अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दिए और कहा कि ये एलिमेंट जो है इनको इस तरीके से अगर अरेंज कर दिया जाए तो इनकी प्रॉपर्टियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करेगी, मैच करेंगी। तो यहाँ पर उसने बात करी। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड हमारे पास में उसने दिया वो हमने दिया डोबनियर का। डोबनियर जो है उसके बारे में बात करता है, डोबनियर्स ट्रेंड्स के बारे में हम बात करेंगे, डोबनियर ट्रेंड्स के बारे में। और जो 1829 के अंदर डोबनियर ने बात करी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो डोबनियर क्या कहता है अपने ट्राइड के अंदर, डोबनियर ये कहता है कि भाई मान लो कि मेरे पास में 3 कोई एलिमेंट है, ए और बी सी एलिमेंट। तो उसका कहना ये था कि भाई बी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना, बी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ए और सी के एटॉमिक मास के सम के क्या होता है, हाफ के क्या होता है, इक्वल होता है। समझ गए मेरी बात को? क्या कहा गया कि भाई कोई 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में जो मिडल एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब इस तरीके से अगर इक्वल होता तो मतलब वहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टियाँ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती हैं, कहीं ना कहीं मैच कर रही होंगी। तो इसलिए उसने क्या किया, इस ट्राइड के बारे में बात करी। तो उसने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात कर ले। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का 39। तो हमें कंफर्म करना है कि इस पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का हाफ इसका आधा है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, 7 प्लस में 39 और 2 तो कितना था 46/2, तो मतलब कितना आ गया 23, तो मास मैच कर गया। तो ये डोबनियर का ट्राइड था कि डोबनियर ट्राइड अपने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कहता है कि भाई एक ट्राइड में 3 एलिमेंट में मिडल जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के हाफ के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात कही गई किसके थ्रू, डोबनियर ट्रायड के थ्रू, ठीक है। फिर इसमें कमी रह गई, लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन क्या रह गई कि इसमें कुछ पर्टिकुलर ही ट्रायड के बारे में वो बात करता है, गिने चुने ट्रायड से। एक ट्रायड मैंने ये पढ़ लिया, दूसरा ट्रायड हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला कर लिया, तीसरा ट्रायड जो है वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाला पढ़ा, ठीक है। तो ये गिने चुने कुछ ट्रायड थे जिनके बारे में ही वो क्या करता है, बात करता है कि भाई ये अगर ट्रायड ले लेंगे तो इसमें भी मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के हाफ के इक्वल होता है। पर दिक्कत कहाँ आई कि ये सब में ये पूरी पीरियोडिक टेबल में वेरी नहीं कर रहा था, तो ये कमियाँ रह गई कि तो यहाँ पर ये कमियाँ क्या थी कि भाई ये जो है वो हर एक एलिमेंट के बारे में बात नहीं करता। कैसे नहीं करता कि भाई किन्हीं भी पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी 3 एलिमेंट आप उठाओ और उन एलिमेंट को उठाने के बाद में आप उनका ट्रायड ड्रम वेरी करवाओ तो वहाँ पर प्रॉपर्टी मैच करती है। तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर गिने चुने ही ट्रायड क्या करवाए गए थे, डोबनियर के थ्रू वेरी करवाए गए थे। तो पहला ट्रम था ये। सेकेंड ट्रम जो था वो था हमारे पास में न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ऑक्टावस, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टावस के नाम से भी हम जान सकते हैं। न्यूलैंड कहता है कि भाई यहाँ पर ऑक्टावस मतलब 8 एलिमेंट, इसकी बात कर रहा है 8 एलिमेंट। तो न्यूलैंड कहता है कि भाई ये जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक म्यूजिकल स्केल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। जैसे हमारे पास में सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, फिर फर्दर क्या आ गया, सा आ गया। तो ये कहता है कि देखो सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब 7 एलिमेंट है, 7 म्यूजिकल वर्ड है, 6 और ये क्या है 7 है। तो कहता है कि 7 के बाद में जो फर्दर 8 जो आएगा म्यूजिकल स्केल वो पहले वाले से क्या करेगा, मैच करेगा। तो देखो मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों की प्रॉपर्टियाँ जो नेचर वो कैसी हैं, सिमिलर है। तो वही टर्म को किसने समझाया, न्यूलैंड ने अपने कॉन्सेप्ट में समझाया कि यहाँ पर कि बोला कि हमारे पास में जो एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर दें, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें तो वो बोलता है कि वहाँ पर अरेंज करने के बाद में फर्स्ट और 8 एलिमेंट जो होता है उसका प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सिमिलर होगा। उसकी जो नेचर होगी वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी होगी, सिमिलर होती, जैसे एक म्यूजिक स्केल में होती है कि जैसे सारे गामा पादा निसा के अंदर नी के बाद में दोबारा वापस सा आता है 8वें नंबर पे, तो वहाँ पर पहला और 8वां जो नंबर है, फिर फर्स्ट और 8th नंबर जो एलिमेंट जो म्यूजिकल स्केल है वह एक दूसरे से मैच करता है। वैसे 2 और 2nd और 9th वाला वेरी करता है, ऐसे 3rd और 10th वाला करता है। तो ये इसी तरीके से उसने अपना ऑक्टावस का करा, अरेंज करा कि बोला कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या करती हैं, अप्रोक्स मैच करती हैं। उस मैच के अकॉर्डिंग वहाँ पर बनने वाला टर्म क्या कहलाया, ऑक्टावस टर्म कहलाया, जिसके बारे में हमने बात करी। तो मैं उसके एग्जांपल देता हूँ, देख। तो उसने अपने एलिमेंट कैसे लिए, उसने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, ये 15 और ये 16। इसके अंदर हर एक फर्स्ट एलिमेंट अपने 8वें से क्या करता है, मैच करता है। इसका 8वां ये है, इनकी प्रॉपर्टियाँ सिमिलर, इनकी प्रॉपर्टियाँ सिमिलर, इनकी प्रॉपर्टियाँ सिमिलर, इनकी सिमिलर, इनकी सिमिलर, इधर इनकी, इधर इनकी। मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट अपने 8th एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, अपने 8th एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमिलर नेचर का करता है, वेरी करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, बोरोन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। तो इस तरीके से उसने एक ट्राइड, ये क्या है, ऑक्टावस अरेंज करा। पर ये ऑक्टावस एक लिमिटेड एलिमेंट तक था, कहाँ तक, कैल्शियम तक। तो क्या रह गई, कमियाँ रह गई, लिमिटेशन क्या आ गई इसके अंदर। इसमें लिमिटेशन क्या आई, इसमें लिमिटेशन आई कि भाई ये जो एलिमेंट, ये जो ऑक्टावस है ये लास्ट सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक वेरी करता है, उसके बाद में वेरी
नहीं करता। पहली कमी तो ये थी। दूसरी कमी ये थी कि भाई यहाँ पर जब ये ओक्टावस अरेंज किया गया था उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब जो इनर्ट गैसें हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम वाली, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। पर आफ्टर सम टाइम जब उनका डिस्कवरी हो गया तो उनका अरेंजमेंट भी इसी के आगे वाली ग्रुप में क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। जैसे ही फ्लोरीन के सामने आगे कौन आएगा, नियोन आएगा, क्लोरीन के आगे कौन आएगा, आर्गन आएगा। तो जैसे ही अगर मैं इनको अरेंज करूँगा इसी ओक्टावस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये ओक्टावस का जो अरेंजमेंट है, ये जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये फील हो गया कि पहला फील क्या था कि भाई ये सिर्फ कैल्शियम तक वेरी करवाता है। दूसरा फील क्या था कि जब ये ओक्टावस बनाया गया तब नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और जब यहाँ पर नोबल गैस को डिस्कवर हो गया तो उनका अरेंजमेंट भी इस पीरियोडिक टेबल में हमने क्या करा, अरेंज करेंगे। तो कॉमन सी बात है कि इस ओक्टावस का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, जिससे यहाँ पर न्यूलैंड का ओक्टावस जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी ये कमियाँ रह गई किसके अंदर, न्यूलैंड की ओक्टावस के अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी, मेंडलीव भाई साहब की। मेंडलीव अपनी थ्योरी के अंदर क्या कहता है, मेंडलीव अपनी थ्योरी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कहता, सिंपल सा टर्म कहता है। मेंडलीव अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग या अपनी लॉ के अंदर कहता है कि हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है ना, उन एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वर्क या फंक्शन करती हैं विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। मतलब मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भाई पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां हैं वो एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में वर्क करती हैं। मतलब वो कहता है कि यहाँ पर जब हम पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट करेंगे तो उन एलिमेंट का अरेंजमेंट करने के दौरान हम सिर्फ एटॉमिक मास ही नहीं, एटॉमिक मास के साथ साथ हम ये भी मेजर करेंगे कि किस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती है, मैच करती है। तो मैच करती है तो हम उस एलिमेंट को उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक मास ही वेरी नहीं कर रहा है, एटॉमिक मास के साथ साथ क्या वर्क कर रहा है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या करती हैं, यहाँ पर वर्क करेंगी। तो ये बात मेंडलीव ने अपनी थ्योरी में कहा गया। और जब मेंडलीव ने अपनी टेबल की बात की तो उस दौरान हमारे पास में टोटल 63 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट हमने क्या कर रहे थे, डिस्कवर किए थे। और उस डिस्कवर के बाद में जिनको हम जानते थे, मेंडलीव उस टाइम 63 एलिमेंट जानता था, और उस दौरान उसने डिवाइड किया था हमारे पास में 7 पीरियड के अंदर, पी टेबल को 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। और उसने 8 जो है वो पीरियड किस में था, हॉरिजॉन्टल लाइन के रो के अकॉर्डिंग, हॉरिजॉन्टल रो के अंदर, ठीक है। और 8th उसने क्या क्लासीफाई किया, वर्टिकल जो लाइन है 8, वर्टिकल जो लाइन है 8 जो है वो कॉलम, वर्टिकल जो कॉलम है कहने का मतलब, ठीक है। तो उसको अरेंज किया किसके अंदर, ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब, और लास्ट में 8th में एक ग्रुप और ऐड करा जिसमें हमने बात किया जीरो ग्रुप भी क्या किया गया, इसके अंदर ऐड किया गया। तो मतलब कॉमन सा टर्म मेंडलीव का कहना ये था अपनी टेबल को लेकर के, कि मेंडलीव कहता था कि भाई जो भी पीरियोडिक टेबल हमारे पास में होगी उस पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट एटॉमिक मास के साथ साथ उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। और जब उसने ये अरेंजमेंट के बारे में बात करी तो उस दौरान मेंडलीव के पास में 63 जो एलिमेंट थे वो क्या थे, उसको प्रेजेंट्स थे, मिले हुए थे। तो उसने क्या किया कि उन एलिमेंट का अरेंजमेंट 7 पीरियड और 8 जो है ग्रुप में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि 7 जो पीरियड थे वो हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज थे, और 8 जो थे वो वर्टिकल ग्रुप के रूप में क्या थे, अरेंजमेंट था। मतलब पीरियड ऐसे वेरी कर रहा था और ग्रुप इस तरीके से वेरी कर रहा था, ये ग्रुप और ये पीरियड वेरी कर रहा था। लास्ट में ग्रुप में एक ग्रुप की एंट्री और होती है जिस ग्रुप को बोलते हैं हम जीरो ग्रुप, जिसमें हम बात करते हैं नोबल गैस की।
तो ये कहानी मैंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के अंदर कही। तो अब आगे जाकर के हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मैंडलीफ की कुछ इंपॉर्टेंस जो है टेबल की उसके बारे में हम बात करेंगे, मैंडलीफ की लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, और मैंडलीफ ने लिमिटेशन के बाद में अपनी पीरियोडिक टेबल में पैरामीटर में क्या बदलाव किया, क्या चेंजमेंट किया, तो उससे बनने वाली एक मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी तक यहाँ तक समझें, कोई डाउट हो तो क्लियर करें। सिंपल सा टर्म है, सिंपल सी लैंग्वेज है, साथ साथ NCERT की बुक पढ़ते रहें, और कोई डाउट है तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।